आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 5वीं का विषय हिंदी पाठ क्रमांक 18 चुनौती हिमालय की। इस पाठ की लेखिका है सुरेखा पनंतीकर। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू हिमालय की पर्वत शाखाओं पर पर्वतमालाओं पर चढ़ना चाहते थे। उन्होंने उस पर्वत पर चढ़ने की बहुत कोशिश की। चढ़ने के समय उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वहाँ की जो पर्वतमालाएं हैं वह इतनी दुर्गम थी कि उन्हें चढ़ने के लिए बहुत मुश्किलें आई और उन्हें वहाँ से वापस लौट कर आना पड़ा। तो शुरू करते हैं पाठ चुनौती हिमालय की। पाठ क्रमांक 18 चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल माताएन पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जब जवाहरलाल नेहरू माताएन पहुँचे तो वहाँ के एक कुली ने बताया कि उस जो बर्फीला पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। तो उसने बताया कि वह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और वहाँ पे बहुत चढ़ाई भी है और वहाँ अमरनाथ की गुफा बहुत दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। तो जवाहरलाल ने पूछा कि कितनी दूर है? तो कुली ने बताया कि वहाँ 8 मील दूर है। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लगदादी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो तो बस हम अमरनाथ जरूर चलेंगे। उन्होंने अपने भाई की ओर देखा और वहाँ अपने भाई के साथ कश्मीर घूमने आए थे और वहाँ लगदाद के इलाके से होकर वहाँ जोजिला के पास पहुँचे थे और वहाँ से अमरनाथ बहुत पास में ही था। और उन्होंने वहाँ जाने की मुश्किलों के बारे में उन्होंने सुना और वह मुश्किलों के बारे में जानने के बावजूद वहाँ डरे नहीं और उसके बारे में सुनकर वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तो जवाहरलाल ने पूछा कि हमारे साथ कौन कौन आना चाहता है अमरनाथ? तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तो जवाहरलाल ने जब पूछा कि हमारे साथ कौन कौन चलेगा तो वहाँ उनके साथ में जो किशन नाम का गडेरिया था उसने कहा, साहब मैं भी चलूँगा, मेरी बेटी लगे तो बकरी भेड़ चढ़ाने मेरी लड़की चली जाएगी। तो अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। तो जवाहरलाल सुबह जल्दी उठकर वहाँ तड़के में सुबह सुबह तैयार हो गए और तिब्बती पठार का दृश्य भी बहुत देखने लायक ही था। और वहाँ की जो चट्टानें थी वहाँ दूर दूर तक कोई वनस्पति नहीं थी, वहाँ चट्टानें एकदम वीरान थी। और वहाँ सुबह सुबह बर्फ के पहाड़ भी सूरज की पहली किरणों से वहाँ चमक रहे थे। दूर दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुँचा रहे थे। तो वहाँ के जो बर्फ की जो चट्टानें थी वहाँ ऐसे लग रही थी मानो वहाँ उनका स्वागत करने के लिए उनके पास आ रही हो और वहाँ ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी उनको लग रहे थे। जवाहरलाल ने हथेलियाँ आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहरलाल इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते।
भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। तो जवाहरलाल ने ठंडी लगने की वजह से दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ी और कमर में रस्सी लपेटकर वहाँ हिमालय की चढ़ाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ की जो पर्वतमालाएं थी और वह कमर में रस्सी बांधकर हिमालय की ओर चल पड़े और उनका गाइड किशन गडेरिया बना था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूँ 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो जो 8 मील की दूरी होती है वह कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पहाड़ पर चलना 1 कदम भी बहुत मुश्किल होता है। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों में ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो जो पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता था वह बहुत वीरान था। वीरान मतलब अकेलापन, खालीपन था और वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं थे और हरियाली भी बिल्कुल नहीं थी। शायद एक आध ही कुछ फूल के पौधे वगैरह वहाँ पे दिखाई दे रहे थे और सिर्फ वहाँ पे सफ़ेद बर्फीले चट्टानें ही वहाँ पर उनके रास्ते में दिखाई दे रही थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो ऊपर चढ़ते गए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। तो जवाहरलाल जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे और उनके साथी भी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होते जा रही थी और एक कुल्ली की नाक से तो खून भी बहने लगा था। तो उन्होंने उसका जल्दी से उपचार किया और आगे की ओर फिर से चढ़ते गए। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी, आँखों और मन की आँखों को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। जब वह अमरनाथ की ओर बढ़ रहे थे तब वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में बर्फ़ भी पड़ने लग गई और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहे थे वहाँ फिसलन भी बढ़ते जा रही थी और उन्हें चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। थकान भी महसूस हो रही थी क्योंकि वहाँ चढ़ाई एकदम सीधी थी। और उन्हें तब थोड़ी देर के बाद में एक बर्फीला मैदान दिखाई दिया। तो वहाँ पे उन्हें एक बर्फ से ढका हुआ शिखर दिखाई दिया। वहाँ लग रहा था मानो देवताओं का मुकुट हो। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। तो उन्हें बताया गया था कि हिमालय वहाँ से अमरनाथ सिर्फ 8 मील दूरी पर है, लेकिन वहाँ से कहीं और दूर भी निकल चुके थे। फिर भी वहाँ उन्हें अमरनाथ की गुफा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर भी जवाहरलाल की चाल में कोई ढीलापन नहीं था और कोई सुस्ती भी नहीं थी। वहाँ आगे ही बढ़ते जा रहे थे। साहब लौट चलिए,
वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। तो तभी उनके साथ में जो कुली था उसने कहा कि साहब वापस लौट चलते हैं, वापस लौटते लौटते पहुंचने में शाम हो जाएगी। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। तो जवाहरलाल ने तुरंत कहा कि अभी तो हम लोग अमरनाथ पहुँचे ही नहीं हैं। उन्हें वहाँ कुली का जो लौटने का विचार था उन्हें पसंद नहीं आया। वहाँ तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो किशन ने बताया कि वह तो उस बर्फ के मैदान के उस पार है। तभी जवाहरलाल ने उनको उत्साहित करने के लिए कहा कि हम लोगों ने पहाड़ियाँ तो चढ़ लिए, अभी तो सिर्फ मैदान ही चढ़ना है, और उनको फिर से उत्साहित करते हुए वहाँ आगे बढ़ते गए। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे तो सामने उन्हें एक सपाट मैदान दिखाई दिया, बर्फ का मैदान दिखाई दिया, और उसकी दूसरी ओर अमरनाथ की गुफा थी। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। तो वह जो बर्फ का सपाट मैदान दिख रहा था, वहाँ ऊपर से तो एकदम सपाट दिख रहा था, लेकिन वहाँ उसकी असलियत उबड़ खाबड़, मतलब वहाँ जो पत्थर रहते हैं उन पे बर्फ ढकी हुई थी। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। तो वहाँ जो बर्फ गिर रही थी उसने उन पथरीली चट्टानों को ढक दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन भी थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंस जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। तो वहाँ जो बर्फ गिरी थी तो उस बर्फ ने वहाँ के गड्ढों को भी ढक दिया था और खाइयों को भी, गहरी खाइयों को भी ढक दिया था। तो वहाँ चलने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें हो रही थी और एक एक कदम बहुत नाप कर रखना पड़ता था। तो ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। तो वह इतना मुश्किलों वाला रास्ता था कि वहाँ बहुत ही गहरी खाइयाँ भी थी। तो जवाहरलाल का अचानक पैर फिसल गया और वह उस खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े तो उनके साथ में जो किशन नाम का गडेरिया था वह जोर से चिल्लाया कि साहब खाई में गिर गए। तभी उनके भाई ने भी एकदम से जोर से जवाहर करके आवाज़ दी और उनकी आवाज़ वह वादियों में गूंज रही थी। रस्सी से बंधे जवाहर हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो जवाहर जब खाई में गिरे तब उनके कमर में जो रस्सी बंधी थी उसके सहारे ही वह हवा में लटक रहे थे। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। तो जब जवाहर खाई में गिरे थे तो उन्होंने ऊपर देखा, तब उनके भाई की आवाज़ उनको सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम चीख खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। तो उनके भाई ने बताया कि रस्सी पकड़ के रखना, हम आपको ऊपर खींच रहे हैं। जवाहर जानते थे कि फिसलन के कारण यूँ ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वहाँ चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा
जवाहर ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। तो जब उनके भाई उनको ऊपर खींच रहे थे तब उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लेता हूँ। तब उन्होंने चट्टान पर पैर जमाया और धीरे धीरे उनको ऊपर खींचा गया। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। तो जब उनके भाई उनको ऊपर खींच रहे थे उन्होंने जवाहर से कहा कि घबराना मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो जवाहर ने कहा कि मैं ठीक हूँ और वहाँ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन काँप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। तो जवाहरलाल जैसे जैसे एक एक कदम ऊपर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे वहाँ जो हल्का फुल्का बर्फ़ था वहाँ नीचे फिसल रहा था। वैसे ही जवाहरलाल बहुत काँप जाते थे, उन्हें बहुत डर लग जाता, लेकिन फिर भी वह मजबूती से रस्सी पकड़ कर थे। और उन्होंने रस्सी पकड़ने की वजह से उनके हाथ में भी तकलीफ़ होने लगी थी, फिर भी उन्होंने उस तकलीफ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उन्हें जैसे ही कुली और किशन ऊपर धीरे धीरे खींच रहे थे वहाँ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ा रहे थे। और उन्होंने ऊपर चढ़ने के बाद में जब नीचे खाई में देखा तो वह खाई इतनी गहरी थी कि अगर उस खाई में कोई गिर जाता तो उसका कोई ना पता भी नहीं चलता। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहर फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वहाँ अब भी आगे जाना चाहते थे। तो उनके भाई ने एक गहरी सांस ली और कहा कि शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक ठाक हो। और उनके साथ में जो कुली था उसने भी पूछा कि साहब आपको कोई चोट तो नहीं लगी है? तो जवाहरलाल ने गर्दन अपनी मुंडी हिलाई और अपने कपड़ों को झटकते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। फिर भी वहाँ आगे और जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो आगे उनको जाने में बहुत ही और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उनके पास में आगे बहुत चौड़ी खाइयाँ भी थी और उनके पास में उन खाइयों को पार करने के लिए कोई सामान भी नहीं था। इसलिए उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा और उनका अमरनाथ पहुंचने का सपना पूरा नहीं हुआ। तो यह था पाठ चुनौती हिमालय की। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।